हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड एक नई वीडियो लेकर के। आप कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम एग्रीमेंट पार्ट 2 इस वीडियो को आप नाम दे सकते हैं। आज हमने जैसा कि बताया था आपको पहले कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फर्स्ट है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जितनी हम आगे की वीडियो बनाते रहेंगे इस टॉपिक पे, नए नए रूल्स बताएंगे, वो वीडियो उतनी ही एडवांस लेवल की वीडियो होगी जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले नियम नंबर 2 हम नियम नंबर 1 में पढ़ चुके थे। उसमें 2 एक्सरसाइज हमने आपको दी थी, आपने बना भी ली होगी। अगर नहीं बनाई है तो आप उसको ज़रूर बना लें, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने से क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बनाने से सारे डाउट क्लियर होते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो आप एक्सरसाइज जरूर बनाएं। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 2 एंड रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं कि ऐसे वाक्यों में, कैसे वाक्यों में, यानी कि ऐसा कोई वाक्य हो और उसमें प्रीपोजिशन आया हो, किस में आया हो, तो सब्जेक्ट पार्ट में प्रीपोजिशन आया हुआ हो। कहने का मतलब स्टूडेंट्स है कि सबसे पहले आपको एक नाउन दिखे सब्जेक्ट में, उसके बाद फिर एक प्रीपोजिशन मिले, उसके बाद फिर आपको नाउन मिले। तो हम बताएं कि ऐसे वाक्यों में प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि पहले एक नाउन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन एंड द वर्ब। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक नाउन हो फिर प्रीपोजिशन, यानी कि कहने का मतलब कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पार्ट में 2 नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों, किसी प्रीपोजिशन से 2 नाउन जुड़े हुए हों, तो आपको सेंटेंस में जो वर्ब का यूज़ करना है वो यूज़ होगा प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स को आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज़ वेरी हाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रूल्स जो बताया गया, आप रूल्स तो रूल्स होते हैं, और रूल्स जो भी होता है कहीं ना कहीं उनको प्रूफ किया जाता है। तो आप किसी भी रूल्स को केवल पढ़िए मत, बल्कि आप उस रूल्स को खुद से आप उसको वेरीफाई करो कि क्या ये रूल सही भी है कि नहीं। और रूल तो रूल है, आपको सेंटेंस का सेंस भी निकालना जरूरी होता है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, यहाँ बताया कि स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप एक कॉस्ट है, द कॉस्ट, दूसरा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एक नाउन है और कॉस्ट एक नाउन है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज़ वेरी हाई। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कहा कि आप रूल पे ना जाओ, बल्कि आप सेंटेंस का सेंस निकालो और ये देखो कि जो आपके सेंटेंस का वर्ब है वो किस नाउन के साथ में संबंध बना रहा है। अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन के साथ संबंध रखता है तो प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन से आप नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब रख सकते हैं। लेकिन अगर वही वर्ब आपके प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के साथ संबंध रखता है तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट वर्ब को रखना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीमेंट का उत्पादन या सीमेंट के उत्पादन की दर, कॉस्ट मतलब दर या मूल्य की लागत, तो सीमेंट के उत्पादन की लागत क्या है? इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है या प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि जो इज़ है वो कॉस्ट से संबंध रखता है, तो कॉस्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब जिस नाउन के साथ में संबंध रखेगा उसी नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए सेकेंड, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, मतलब स्टूडेंट्स इन किताबों का गुण, इन किताबों की अच्छाई कह सकते हैं, मेरिट में अच्छाई होता है और डी मेरिट में बुराई होता है। तो द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज़ वेल नोन, तो यहाँ पे कहा गया
कि इन किताबों की जो मेरिट है, जो अच्छाई है, वो वेल नोन है, वो क्या है, बहुत जानी मानी है, यानी कि बहुत भली भांति जानी जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जानी क्या जाती है, मेरिट जानी जाती है या इन किताबों को जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जहाँ पे इज है, जो वर्ब है, ये मेरिट के साथ में संबंध रख रहा है। तो मेरिट यहाँ पर सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 आपको करना है इसी रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको बताया गया। तो यहाँ पे आप देख, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन। आप पहले इसका सेंस निकालिए, सेंस क्या है इसका, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब का यूज़ कीजिए। फिर योर व्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी ओल्ड। आप इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले सेंटेंस का सेंस निकालिए, उसके बाद आप वर्ब का यूज़ कीजिए। स्वीट इज़ द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसको भी देख लीजिए। जितने भी सेंटेंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सब में आपको पहले क्या करना है, सेंस निकालना है, और सेंस के अकॉर्डिंग आपको जो रूल नंबर 2 बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वर्ब का यूज़ करना है। इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो आप देख पा रहे हैं नियम नंबर 3, और कहीं ना कहीं इस नियम नंबर जो 3 है, रूल नंबर 3 है, इस रूल को आप एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं रूल नंबर 2 का। इसमें अभी आपको बताया गया कि जब को दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन जुड़े होते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना होता है। लेकिन मैंने भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आप इन पे ध्यान ना देकर के आप सेंस पे ध्यान दीजिए। आप देखो कि वर्ब जो है वो किस नाउन के साथ मेल रखता है, किस नाउन के साथ में अपना संबंध रखता है, उसी नाउन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। आपको रूल पे नहीं जाना, बल्कि आपको अपने सेंटेंस के सेंस पे चलना है, और सेंस को देखते हुए आपको वर्ब का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि इनमें ऑफ के पहले ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनकी संख्या अनिश्चित है का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों में ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन लिखा जाता है। अब इसमें यहाँ पे ऑफ जो है वो एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिख रहे होंगे, अ नंबर, मोस्ट, सम, हीप्स, लॉट्स। तो ये बताया कि स्टूडेंट्स की जब ये सब सारे वर्ड्स आएंगे और उसके बाद ऑफ आएगा, फिर एक नाउन आएगा, यानी कोई नंबर आता है, इंडेफिनिट नंबर, फिर प्रीपोजिशन आता है और नाउन आता है। तो जो आपकी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगा, वो आपके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप ऐसे अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, आप समझते हैं, हमने जिससे कहा था आप सेंस से चलिए, तो सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सेंस आप यूज करिए अपना। इसमें बताया था अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। तो अ नंबर मतलब होता है स्टूडेंट्स भारी संख्या में, अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। यहाँ पे सेंस निकालिए कि भारी संख्या में लड़के अनुपस्थित हैं। आप ये बताइए क्या वहाँ पे संख्या अनुपस्थित है या लड़के अनुपस्थित हैं? तो आपको मिल रहा है कि अनुपस्थित हैं लड़के, यानी जो यहाँ पे आर है वो बॉयज के साथ मेल रखता है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। सेकंड देख लीजिए, अ क्वार्टर ऑफ इट इज गुड, यानी स्टूडेंट्स अ क्वार्टर ऑफ के बाद इट आया है, तो इट यहाँ पे सिंगुलर है, तो इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसके यूज किया, क्योंकि इस जो यहाँ पे है वो इट के साथ मेल रखता है। इसका सेंस देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड थर्ड, अ क्वार्टर ऑफ देम आर गुड, अ क्वार्टर ऑफ देम आर गुड। यहाँ पे देम जो है स्टूडेंट्स वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आर का यूज़ कर रहे हैं। 2/3 ऑफ द साइट इज लवली, यानी साइट के स्टूडेंट्स यहाँ पे 2/3 जो है ये भी एक इनडेफिनिट नंबर है। इसके बाद में साइट आया है और इसमें जो वर्ब इज है वो साइट के साथ में अपना संबंध रखता है, अपना मेल रखता है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइट के अकॉर्डिंग ही
हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं जितने भी सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसमें वो सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि और इन वर्ड को जितने भी ऑफ से पहले जो भी वर्ड लगाया गया है इन वर्ड्स को या इन फ्रेजेस को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि ये कभी फ्रेज सेंटेंस में या ये फ्रेज अगर मिलते हैं आपको तो आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स आपके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ आप करेंगे। अब इसमें कुछ हम नोट देख ले रहे हैं जो बताया गया, उसके भी कुछ एक्सेप्शन देख पा रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है देख लीजिए। जिससे कहा गया अ नंबर, स्टूडेंट्स अ नंबर का मतलब होता है अनिश्चित संख्या, द नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट्स निश्चित संख्या। जैसा कि जानते हैं कि जो अ है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, द आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो अ नंबर के स्थान पर अगर द नंबर आता है तो आपके सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा कि द नंबर निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग। ऐसे इसमें आप ध्यान लिखिए कि द परसेंट के स्थान पर जब द परसेंटेज आ जाए, परसेंट के स्थान पर जब द परसेंटेज आ जाएगा तो वहाँ भी स्टूडेंट्स जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगी। आप इस सेंटेंस को भी नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा क्या है यदि लॉट्स के बाद आपके बदले किसी इन्फिनेटिव का प्रयोग हो, मतलब इसमें बताया गया है कि जब लॉट्स के साथ में ऑफ आएगा तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस का वर्ब होगा। लेकिन जब लॉट्स के बाद ऑफ ना करके बल्कि कोई इन्फिनेटिव आ जाए एंड 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो जो क्रिया होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होगी, वो सिंगुलर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। देयर इज स्टिल, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू। और लॉट्स ऑफ होता तो बहुवचन क्रिया होती, यहाँ पे लॉट्स के बाद टू डू यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इन्फिनेटिव आ गया है तो स्टूडेंट्स ये जो आपका है यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। इसके स्टूडेंट्स आपको हम एक्सरसाइज नंबर 4 यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, आपको ये करके लाना है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ में, जो कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। और उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जैसे कि LT एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें, आप इसे पढ़ सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने को मिलता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 4 आपको करना है और करके आपको अपना जो भी आपकी राय है आप वो हमें बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया। और तब तक हम अब जो और हमने कहा जैसे कि जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको एडवांस रूल मिलते जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट रूल है नियम रूल नंबर 4, अब यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब वैसे वर्ड्स की बात की जाएगी जो हमने पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर, कुछ प्लूरल, और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं, कुछ देखने में सिंगुलर होते हैं बट होते वो प्लूरल हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी अंग्रेजी को ऐसे मजबूत बनाते रहें।